ऋषा जी, आपने बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत अच्छी तरह से किया है। और अभी मौखिकी के दौरान भी आपने बहुत ही विस्तार से एक एक चैप्टर को लेकर के बताया है, इसीलिए शायद सवाल भी नहीं आ रहे हैं। तो क्योंकि मौखिकी है, इसलिए मैं एक दो सवाल आपसे करना चाहूंगी कि पहला सवाल ये है कि आपने कहा कि शून्य को पाटने का मतलब जो शून्य नहीं पटा है सामाजिक जीवन में, उसमें शून्य को पाटने में साहित्य ने जो काम किया है उसके ऊपर आपने अपनी बात रखी थी। तो क्या आप मानती हैं कि महाश्वेता देवी जी और संजीव जी का जो साहित्य है वो इस शून्य को पाटने में सहायक होता है? मैम, सबसे पहले तो ये कि जब मैंने विकासात्मक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखी है, संजीव के पहले जो लेखन हो रहा था या महाश्वेता देवी के पहले, तो शून्य मैंने शोध समस्या में ये बोला था कि शून्य को पाटने का मैंने वो प्रयास किया है, मतलब मेरे सामने ये समस्या खड़ी हुई थी। बाद में मुझे लगा कि नहीं, शून्य से तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके पहले थोड़ा बहुत लेखन हो रहा था, लेकिन ये है कि जो एक अनुपस्थिति दिखाई देती है खासकर इतिहास के माध्यम से। क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि जो आदिवासियों का जो एक इतिहास रहा है और मुख्य धारा के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो वो आदिवासियों का संघर्ष उसमें दिखाई नहीं देता है। एक चैप्टर आप ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी आंदोलन पे आप पढ़ लेंगे, लेकिन विस्तार से उनका वो रेखांकन किया नहीं गया है, जो एक मुख्य धारा के समाज के जो इतिहास का रेखांकन किया गया है उनके विद्रोहों का। तो वो कहीं न कहीं महाश्वेता देवी ने अधिक, संजीव ने भी कोशिश की है उस शून्य को पाटने की, महाश्वेता देवी ने ज़्यादा कोशिश की है क्योंकि उन्होंने आदिवासी नायकों को ही मुख्य प्रमुख नायक बनाया है, उनके विद्रोहों को ही केंद्र में रखे अपने उपन्यास, खासकर उपन्यास लिखे हैं। आपने दो लेखकों को लिया है, उसमें जो है महाश्वेता देवी जी हैं जो कि उनके बीच में उतर करके कार्यकर्ता के रूप में सामने आती हैं, और संजीव जो है वो बेसिकली उनका संबंध जो है विज्ञान से है, साइंटिस्ट रहे हैं। तो दोनों के देखने का ये जो आदिवासियों पर लिखते समय या उनकी समस्याओं को, जैसे आपने कहा नदी पार करने के लिए पुल काफी नहीं होता है, नदी में उतरना पड़ता है, तो दोनों के उतरने में क्या कोई अंतर है? दोनों अगर नदी उतरते हैं तो दोनों के उतरने में क्या कोई अंतर आपको नजर आया? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैंने लास्ट में ये भी कहा मैम कि दोनों ही एक तो गैर आदिवासी लेखक हैं, तो थोड़ी बहुत कमियां देखें दोनों के लेखन में दिखाई देती है, लेकिन चूंकि आदिवासी समाज में गहरा जो काम इन्होंने महाश्वेता देवी ने किया सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, उनका इसीलिए मैंने कहा ना कि उनका अनुभवजन्य और प्रामाणिक लेखन आप मान सकते हैं। लेकिन संजीव चूंकि विज्ञान के क्षेत्र से एक तो जुड़े हैं, तो उनका शोधपरक लेखन और विज्ञान में तटस्थता और तार्किकता, ये दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, और वो उनके लेखन में भी ये दिखाई देता है। गैर आदिवासी समाज को उन्होंने समझने की कोशिश की है अपने स्तर पे और समझा भी है काफी हद तक, लेकिन कुछ गलतियां भी की है उन्होंने, जो जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, खासकर जो आदिवासी लेखक उनकी गलतियों को रेखांकित करते हैं तो उससे हम जान पाते हैं कि कुछ गलतियां भी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ने काम किया है, ये सबसे आगे आए जी इस बात में जी। लेकिन इसमें एक स्त्री और पुरुष होने का अंतर भी दिखता है आपको इनके लेखन में? बहुत अंतर है मैम, ये तो मैंने इसमें बताया ही कि महाश्वेता देवी स्त्री होने के नाते जो जिस मुद्दों को पकड़ पाती हैं, खासकर आदिवासी स्त्री के मुद्दों को, वो संजीव उस तरीके से नहीं पकड़ पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं मैना है तो धार के मैना को एक स्त्री संवेदना के साथ संजीव पकड़ने की कोशिश करते हैं सर, लेकिन वो ना बहुत आदर्शात्मक स्थिति लगती है, मतलब वो व्यवहारिक स्तर पे उतना देखने में नहीं आता कि ऐसी भी स्त्री हो सकती है। यथार्थवादी नजरिए से हम नहीं कह सकते कि ऐसी भी स्त्रियां होती होंगी, शायद होती हो अपवाद के तौर पे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने मैना का चरित्र रखा है उतना संभव हो नहीं पाता है। तो वो है तो क्या मतलब मैना को जानू से जोड़ करके पढ़ने की कोशिश की है? किससे मैम? जानू जो है, हाँ, जो कि कैसे जानू हाँ नहीं जो आप उसको जोड़ के पढ़े तो बहुत मतलब अद्भुत समानता उसमें मिलती है। जोड़ करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा।
क्योंकि नानू की आत्मकथा का अनुवाद जो है सुमित नाम के एक व्यक्ति ने की है, और हाँ, जो कि फिलहाल बेंगलुरु में है। तो वो उसमें आपको आत्मकथा मिलेगी और अन्य सामग्री भी आपको मिल सकती है, तो आप जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक तरह से उसको पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। और एक सवाल ये भी है कि जो आदिवासियों की समस्या को अक्सर पारिस्थितिक संवेदना से जोड़ा जाता है, तो क्या इन लेखकों ने या आपने जब इन लेखकों का अध्ययन किया तो पारिस्थितिक संवेदना से आदिवासियों को जोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास, यानी इस अध्ययन की एक संभावना क्या ये भी है कि उसे पारिस्थितिक सिद्धांतों के आधार पर पढ़ा जाए? बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि अब तो ये मेन मुद्दा हो चुका है, क्योंकि आप जैसे मैंने विस्थापन की बात की, खासकर पलायन और विस्थापन की, उसमें विस्थापन में जो प्रमुख मुद्दा है, जो उसके पीछे के जो कारण है, वो पारिस्थितिक संकट ही एक तरीके से है। औद्योगिकीकरण की वजह से जो आदिवासी क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, उसके कारण जो उनका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, वो सांस्कृतिक रूप से भी सबसे ज्यादा सांस्कृतिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। वो मुख्य धारा और अपने आदिवासी समाज में वो बीच में फंस के रह जा रहे हैं। उनको जो आज की युवा पीढ़ी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी जो पहचान क्या है, थी जो वो मुख्य धारा से मिलने के आत्मसातीकरण करने की प्रक्रिया के दौरान वो कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति में आ रहे हैं। और पारिस्थितिक संकट खासकर कोरोना के काल में तो हमने देखा ही कि आदिवासियों की जीवन शैली कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उसको लेके काम किया जा सकता है आगे भी। और इन दोनों के साहित्य में भी कहीं न कहीं ये चीज़ दिखती है, खासकर महाश्वेता देवी के साहित्य में आदिवासियों का जो अर्जुन कहानी है, या और भी जो उन्होंने सालगिरह की पुकार पर जो उपन्यास लिखा है, उन सब में संजीव में भी है, देखेंगे किस प्रकार। हाँ, संजीव में उसमें प्रेत मुक्ति में भी है ये चीज, और अन्य कहानियों और उपन्यासों में भी है। तो ये इसमें इको मार्क्सिज्म जो है, आप इसमें अपना करके इसका अध्ययन कर सकती हैं। इको मार्क्सिज्म जो है तो आपको दिखाई देता है। और आपने मतलब बताते समय नक्सल प्रभाव को जो है उसका नकारात्मक प्रभाव बताया, जबकि संजीव जिस लेखक को आपने लिया है वो स्वयं नक्सलवादी क्रांति से जुड़े हैं या नक्सल विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो ये किस प्रकार से, क्या ये आपको एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा कर रहा था? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट संजीव हालांकि उस तरीके से नक्सलवाद पे बात नहीं करते हैं, उनका साहित्य, हम तो सिर्फ साहित्य को मानेंगे ना मैम। वो मुक्ति जैसे रचनाओं को आपने लिया है, या फिर मार्को ही ले लें या अन्य रचनाओं में भी, तो उनका जो नक्सल है वो थोड़ा सा लाउड बोलता है। क्योंकि आप देखते हैं प्रेत मुक्ति के अंत में जो उसकी हत्या करके ही प्रेत मुक्त होता है ना, उसका जो पत्र है चरित्र उसके ऊपर चलता है, नगेश्वर उसकी हत्या कर देता है। तो वो जो हत्या कर, जो पूंजीवाद के खिलाफ हत्या तक यदि है तो हत्या भी कर, अगर उससे हत्या करके ही मुक्ति होती है तो वो मुक्ति, वो एक नक्सल विचारधारा है ना, मैं भी तोड़ देती है सब कुछ। तो मतलब इस तरह से जो अगर हक मांगो ना मिले तो छीनो और किसी जो तक पहुंचो, तो ये जो बात है वो यहाँ पर आदिवासियों के संदर्भ को लेते समय भी जो है संजीव उसको लेते हैं। ये बात सही है, लेकिन जैसे संजीव ने जो आदिवासियों के माध्यम से ये प्रतिरोध दिखाया है, या ऑपरेशन जो राखी जो उनकी कहानी है, उसमें आप देखेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठाते हैं कि जो सेना है वो अगर हिंसा कर रही है तो वो सरकारी हिंसा जायज है, लेकिन वही जो नक्सलवादी या विद्रोही जो हिंसा कर रहे हैं वो कैसे नाजायज हो गई। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन्हें आप नक्सलियों को देशद्रोही करार करते हैं, तो वो ये सवाल उठाते हैं कि जो पराजितों के लिए या जो हमारी सरकार नहीं है तो हम देशद्रोही हैं, लेकिन यही सरकार जब सत्ता पलट हो जाएगी तो ये जितने देशभक्त है ये देशद्रोही हो जाएंगे। तो ये तो राजनीति सापेक्ष चल रहा है ये विचारधारा, तो उसको वो रेखांकित वहाँ पे करते हैं। जिनके साथ जो है थोड़ा सा मतलब आप संजीव पे बात करते हुए हम वहाँ पर, क्योंकि संजीव जो है वो नक्सल पंथी ही रहे हैं, इसलिए वहाँ थोड़ा सा एक वो पैदा हो रहा है मतलब। लेकिन मैम मैंने जो बात की थी वो आदिवासी नक्सलवाद में कैसे पिसते हैं उसके आधार पर मैंने बात की कि
वो जो पिस रहे हैं, जैसे सलवा जुडूम जैसी संस्थाएं हैं जो आज़ादी के पहले जो भील कोर सेना का गठन हुआ था, इन सब के माध्यम से जो आदिवासियों को आदिवासियों से जो सेना गठन करके लड़ाया जा रहा है, उसको मैंने ध्यान में रख के ये बात कही थी। ठीक है। और आपने इस संदर्भ में कविताओं को भी देखा है, मतलब कथा साहित्य तो आपका विषय है, क्या आपने इसमें कविता को भी देखा है, देख रही हैं आप? मैम सीमित तौर पे देखा है, मुझे थोड़ा बहुत जलसिता केरकेट्टा और अनुज लोगन की कविताएं अच्छी लगती है, निर्मला बुजुर्ग की ठीक है कविताएं। आप क्या मानती है कि आपकी शोध की भविष्य में, हर शोध के एक भविष्य भी होता है, उसके एक भविष्य में संभावना है, तो आप क्या मानती हैं कि आप भविष्य में इस शोध की आगे संभावनाएं क्या है, यानी आपके इस शोध से आप एक शोध निकल करके आता है, शोध विषय निकल करके आता है, अगर ऐसे करने का होगा तो कौन सा शोध विषय निकलेगा? बट मुझे लगता है कि जो मेरा द्वितीय अध्याय है भारतीय भाषाओं पे आदिवासी लेखन को लेके जो उसमें मैंने सिर्फ परिचयात्मक विवरण दिया है, उसको लेके आगे संभावनाएं बन सकती है कि अगर कोई दो भाषाएं जानता है तो अनुवाद के माध्यम से उन भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, और तुलनात्मक ना भी सही तो कम से कम अनुवाद तो हो ही सकता है और उस पर शोध हो सकता है, ये चीज़ है। बहुत अच्छा, और आपने अच्छी प्रस्तुति दी और आपका कार्य भी बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। 7 अध्यायों का बड़ा सा शोध प्रबंध है, जिसे देखने में ही मतलब पढ़ने में ही काफी वक्त लग गया था, लेकिन बहुत अच्छे से आपने उसको प्रस्तुत किया और आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही, भाषा बहुत अच्छी है और आपको इसके लिए बधाई, और आपके महानिदेशक महोदय को भी इसके लिए मैं बधाई देती हूँ। और जी, और मैं विश्वविद्यालय से ये संस्तुति करती हूँ, वो इस शोध प्रबंध के आधार पर आपको पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाए। बधाई आपको और आपके विभाग को और आपके निदेशक महोदय को। जी, समापन की ओर बढ़ सकते हैं। आज के इस पीएचडी मौखिक के संदर्भ में जो चेयरमैन यानी अध्यक्ष हैं प्रोफेसर शांति नायर मैडम, तो मैडम को मैं हिंदी विभाग केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय और यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापक एवं छात्र छात्राओं की ओर से मैडम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनु सर सुबह से लेकर समापन तक जुड़े रहे, भागदौड़ भी किया, अंत में थोड़ी सी समस्या हो गई थी हाल को लेकर, लेकिन थोड़ा स्थानांतरण करना पड़ा, लेकिन कार्यक्रम अच्छा हुआ। सर ने जो आयोजन किया इसलिए हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनु सर का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ जो हमारे विभाग के प्राध्यापक मित्र जो यहाँ जुड़े हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इसके साथ शोधार्थी और विद्यार्थी जो जुड़े हैं यहाँ इस हॉल में है, और इसके अलावा जो ऑनलाइन से जुड़े हैं उन सभी प्रतिभागियों को मैं हमारे हिंदी विभाग एवं केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। और जो सभी ने यानी जो हमारे ऑनलाइन के लिए व्यवस्था किए जो कर्मचारी थे IT सेक्शन के, उनको भी मैं इस संदर्भ में आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जो भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और हमें सपोर्ट किया, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम आपको जो मिनट्स वगैरह जो भी है मैं बाद में आपको कॉल करूँगा और सभी मिलकर दूँगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं थोड़ी देर बाद जो मिनट्स वगैरह है मैडम ऑनलाइन द्वारा मैं आपको भेज दूँगा, मैं फोन करूँगा मैडम बाद में। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी आपके विभाग को और आपको।